प्रभातखीर स्कूल से कक्षा 10वीं की एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम शुरू होते ही प्रकृति में अनेकों बदलाव देखने को मिलते हैं। आज हम उसी से संबंधित एक सुंदर सी कविता पढ़ने वाले हैं, जिसकी रचना सुमित्रा नंदन पंत ने की। छात्रों, कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश रचनाएं प्रकृति से संबंधित की और जिस पहली नजर से उन्होंने प्रकृति की तरफ देखा है, शायद ही किसी कवि या किसी लेखक ने इतनी पहली नजर से कभी प्रकृति की ओर देखा होगा। छात्रों, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक आधार स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। उन्होंने छायावाद के साथ साथ रहस्यवाद के काल में भी रचनाएं की हैं। ग्राम्य, पल्लव, ये उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। छात्रों, ये कविता पूरी तरह से मानवीकरण अलंकार को समर्पित मानी जाती है। इसमें प्रकृति की हर अपादान का मानवीकरण किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता का पठन करते हैं और फिर इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात पावस ऋतु, वर्षा ऋतु जो होती है, उसमें प्रकृति का परिवेश यानी कि प्रकृति अपना रूप हर पल बदलती है। ये हम भी महसूस करते हैं कि गर्मियों के बाद जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तो प्रकृति में कितने सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करघनी के आकार का। करघनी अर्थात कमर पे पहना, कमरबंद जैसा जो एक गहना होता है जो कमर पे पहना जाता है, उसे करघनी कहा जाता है। तो करघनी के आकार का, मेखला के आकार का पर्वत है। वो पर्वत अपने सहस्त्र दृग सुमन यानी कि सहस्त्र यानी हजारों, दृग यानी आंखें, सुमन यानी पुष्प। कवि कहते हैं कि पुष्प रूपी आंखों से पर्वत अपना रूप निहार रहा है। जो तालाब पर्वत के नीचे पला हुआ है, पला यानी बना है, पर्वत से जो पानी बहकर आता है उससे पर्वत के नीचे एक बहुत बड़ा तालाब बन गया है। कवि ने उसकी तुलना दर्पण से की है। जैसे दर्पण में हमें अपना रूप नजर आता है, उसी तरह से जो तालाब है उसमें पर्वत अपना रूप निहार रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि तालाब दर्पण की तरह विशाल है और इतना शांत, शीतल और स्वच्छ है कि पर्वत अपने सहस्त्र दृग सुमनों से अपना रूप निहार रहा है। जो पहला पद है, पहली जो 8 पंक्तियां हैं छात्रों, उसमें पर्वत की विशेषता बताई गई है ना। हम इसे इसी तरह से समझेंगे कि पहली पंक्तियों में पर्वत की विशेषता है। तो पर्वत की विशेषता क्या क्या बताई है कि वो करघनी के आकार का है, विशाल है, अपना उसके ऊपर हजारों फूल खिले हुए हैं और वो अपना सौंदर्य तालाब में निहार रहा है। ठीक है, अगली जो पंक्तियां हैं उसमें जो झरना बह रहा है पर्वत से, उस झरने की विशेषता बताई गई है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती सी लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि कहते हैं कि जो झरना पर्वत से बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, वो मद में, मद यानी क्या है, अहंकार है ना, अपने अहंकार में उत्तेजित है, क्योंकि उसका एक तो तेज बहुत ज्यादा है, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और पर्वत, इतने सुंदर पर्वत से वो बह रहा है, उसे अपने आप पर और पर्वत पर अहंकार हो रहा है। और वो गिरि का गौरव यानी गिरि यानी पर्वत, पर्वत का गौरव गा रहा है कि पर्वत कितना सुंदर है, ऐसा कवि महसूस करते हैं कि जैसे जो झरने के बहने से झरझर आवाज निकलती है, वो गिरि का गौरव गा रही है। और जो लड़ियां बह रही है, जैसे पानी बहता है ना, तब ऐसा महसूस हो रहा है, कवि कहते हैं कि वो मोती की लड़ियां हैं, है ना। यहाँ पे झरने के पानी की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है। ठीक है, तालाब की तुलना दर्पण से की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर यानी झरना, जिस तरह से झरना झरझर करके बह रहा है तो उसकी आवाज से ऐसा लगता है कि वो गिरि का गौरव बखान कर रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठ
उठकर उच्चाकांक्षाओं के तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब जो पर्वत है वहां पर बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा है, कभी कहते हैं कि ऊपर हाथ बढ़ाकर आसमान को छू लेना चाहते हैं। ये जो आगे बढ़ कर वो ऊपर उठने की जो बात कभी कहते हैं छात्रों, ये उन्होंने इसकी तुलना उच्चाकांक्षाओं से की है ना, कि जो पेड़ हैं उनकी आकांक्षाएं इतनी उच्च है, इतनी बड़ी हैं कि वे आसमान तक को छू लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पर कवि हमें प्रेरणा देते हैं, हमें संदेश देते हैं कि हमें भी अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को उच्च रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। ऐसा लग रहा है, कभी कहते हैं कि वो नभ में झांक लेना चाहते हैं, मतलब नभ को छूकर नभ में क्या है ये झांक कर देखना चाहते हैं। लेकिन अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष यानी निरंतर, अटल बिल्कुल एक टक वे उस आसमान को निहारे जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करने के बारे में सोचते जा रहे हैं। छात्रों कभी आगे कहते हैं कि उड़ गया अचानक लोभूधर फड़का अपार पारद के पर। कवि कह रहे हैं कि अचानक से जो पहाड़ है वो नजर आना ही बंद हो गया, अर्थात उस समय वातावरण में फिर परिवर्तन हुआ होगा और जो धुंध होती है ना, कोहरा जो होता है वो पूरी तरह छा गया और वहां खुली आंखों से पर्वत नजर नहीं आ रहा है। तो कवि की कल्पना देखिए कहाँ तक पहुंचती है। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो बादल हैं उसके पर लगाकर जो पर्वत है वो उड़कर कहीं चला गया है। यहाँ पर पारद के पर कहाँ है, पारद यानी पारा होता है ना, हम लोग जिससे अपना बुखार जांचते हैं उसमें पारा होता है ना, मर्क्यूरी, आप जानते हो मर्क्यूरी जैसी साफ स्वच्छ सफेद होती है, उसी तरह से बादलों का रंग है उस समय। और कवि कह रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पर्वत बादलों के पंख लगाकर उड़कर कहीं चला गया है। कवि आगे कहते हैं कि रव शेष रह गया है निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव शेष रह गया है, रव यानी आवाज, जो बचा है वो केवल आवाज है, वो भी किसकी, निर्जर की। जो झरना बह रहा था अब केवल उसकी आवाज सुनाई दे रही है। इतना पारा है, इतना वहां पर धुंध है कि पूरा पर्वत ऐसा लग रहा है कि वहां से गायब हो गया है और केवल वहां पर निर्जर की यानी कि झरने की आवाज शेष रह गई है। कभी आगे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो आसमान के बादल है वो भू पर यानी जमीन पर टूट पड़े हैं। उन्होंने हमला कर दिया है पहाड़ पर और पहाड़ वहां से गायब हो गया है और केवल बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। छात्रों आप देख रहे हैं कि कवि की कल्पना कहाँ तक पहुंच रही है। आगे कवि कहते हैं कि धस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल लो यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहते हैं कि जब बादलों ने हमला कर दिया है धरती पर और केवल बादल ही बादल नजर आ रहे हैं, पहाड़ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ थे वहां पर वो डर के मारे जमीन में फिर से धंस गए। आप समझ रहे हैं, धुंध होने के कारण पेड़ भी नजर नहीं आ रहे, पहाड़ भी नजर नहीं आ रहे। तो कवि की कल्पना क्या कह रही है कि ये जो शाल के वृक्ष जो थे वो बादलों के आक्रमण के कारण डर के जमीन में वापस धंस गए हैं। और ऐसा कवि एक और कल्पना करते हैं कि जो धुंध उठ रही है शायद पर्वत के सौंदर्य को देखकर तालाब जल रहा है और उसकी जलन से ये धुआं उठ रहा है, इसलिए चारों ओर धुंध ही धुंध है। अब कवि अंत में ये कहते हैं कि शायद इंद्र, भगवान इंद्र जो होते हैं वो देवताओं के राजा है और इंद्र अपना इंद्रजाल फैला रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं सबको, है ना। थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ बदल जाता है। शुरू में पर्वत बहुत सुंदर दिख रहा है, फिर झरना बहुत खूबसूरत दिख रहा है, फिर कवि को अचानक ऐसा लगता है कि भी पर्वत नजर आना बंद हो रहा है, तो बादलों ने आक्रमण कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है, जो इंद्र है वे अपना इंद्रजाल फैला रहे हैं, ऐसा कवि को लगता है। और छात्रों आप भी अपने आसपास के परिवेश में देख सकते हैं कि बारिश का मौसम आने पर
किस तरह से प्रकृति में बदलाव होता है। जब तेज बारिश चल रही होती है तो हमें सामने की चीज तक नजर नहीं आती है, तो प्रकृति में जो छोटे बड़े बदलाव होते हैं उनका बहुत ही सुंदर वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी इस कविता पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में की है। और यह मानवीकरण अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है। इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार के भी अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। छात्रों, आज तक के लिए इतना ही।